नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 6 सितंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें और साथ में जो है शेयर करने के साथ साथ में आप लोग प्लीज कॉपी और पेन को भी उठा लें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आपको नोट डाउन करनी होती है। साथ ही साथ में जो मैं आपको फैक्ट देता हूं, जो मैं आपको टास्क देता हूं, वो आपको क्या करना होता है, रेडी करना होता है अपनी कॉपी में। तो जब भी करंट अफेयर्स मेरा करें आप लोग साथ साथ में जो है अपनी कॉपी को लेकर बैठें। पीडीएफ के लिए आप लोग को मैंने कई बार बताया है कि आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाएं। वहां पर डेली जो है आपको नाइट में 9 PM पे आपको जो पीडीएफ फाइल है वो आपको वहां पर मिल जाया करेगी। लेकिन एक बात ध्यान देना कि पीडीएफ पर डिपेंडेंट मत रहना, बिकॉज ऑफ पीडीएफ में सिर्फ उतना ही रहता है जितना चीजें यहां पर पीपीटी में लिखी होती हैं, लेकिन जो चीजें मैं बताता हूं आपको वो चीजें पीडीएफ में नहीं रहती हैं। यानी कि जब आप लेक्चर्स को देखते हो 30 मिनट, तो आपको जो पीडीएफ में जो पीपीटी में दिया रहता है, इसके अलावा भी आपको बहुत अन्य चीजें भी आपको सुनने और जानने को मिलती है। इसलिए वीडियो देखें और उसके बाद रिवीजन के लिए पीडीएफ का इस्तेमाल करें। सिर्फ पीडीएफ को जो है नॉर्मली पढ़ने की कोशिश ना करें। ये मेरा आपसे पर्सनल एडवाइस है, बाकी जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये हो गई बाकी सूचना जो कि लगातार 2-3 दिनों से मैं आपको दे रहा हूं। मैं फिर से उस सूचना को आपको दे रहा हूं कि अगर आपका फोकस स्पेशली आरओ का एग्जाम है और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से और करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस, यही क्या है, सूत्र है आपकी सफलता का, यही राज है आपकी सफलता का। उसके लिए डिकोड एग्जाम आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रोग्राम लेके आया है। और क्या है, टेस्ट सीरीज वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आरओ एरोप्लेन्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, ये अपने आप में एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, 7000 यानी कि 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो अपने आप में क्या है, एक अच्छी बात है। सेकंड थिंग, परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, जिस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इस समय हो रही है, चाहे वो पीसीएस के एग्जामिनेशन में हो, चाहे आपके आरओ के एग्जामिनेशन में हो, उस ट्रेंड को पकड़ करके फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस को बनाना, ये किसी भी एक अच्छी संस्था के लिए क्या होती है, चुनौती भरा कार्य होता है। लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्नों का जो है क्या कहते हैं, संकलन करते हैं और आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में देते हैं। तो डिकोड एग्जाम इसके लिए जो है प्रयासरत है और इसमें उन्होंने अपनी जो है महारत भी हासिल की हुई है। इसलिए जो है ये आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, डेली टारगेट फॉर रिवीजन 3 टाइम्स आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। डेली टारगेट दिया जाएगा, उसके आधार पर सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, यानी कि आपको सॉल्व और अनसॉल्व की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 15 फुल टेस्ट होंगे और इसमें लगभग आपके 3000 क्वेश्चन होंगे आपके 15 फुल टेस्ट में। आप सोचिए कि कितना बड़ा जो है आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टाइप विथ डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशंस इन पीडीएफ, यानी कि पूरे डिटेल्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा इन पीडीएफ फाइल, राइट। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे बेसिकली ये कैसा रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक अच्छी बात है। तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आप जो है क्या करना है, आपको वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप किस पे करना है, व्हाट्सएप करना है आपको 9506742546 पर, या फिर आपको व्हाट्सएप करना है 6307495944 पर। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को जो है एक बेहतर मुकाम तक इसको आप पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, टेस्ट सीरीज एक अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। बिकॉज ऑफ जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से गुजरोगे, अर्थात उनको आप सॉल्व करोगे, उनको उतना ही दरअसल आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, उतना ही आपके तैयारी में क्या आएगा, निखार आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लास्ट डे रिवीजन। लास्ट डे रिवीजन की अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया, तो आप लोग को पता होगा कि 1 से लेकर के 7 सितंबर के मध्य में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। और राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। ठीक है, चलिए दूसरा है राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब हुई थी भाई साहब, 1951 में राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा पोवा फॉरेस्ट रिजर्व अभी चर्चाओं में है, तो ये कहां पर अवस्थित है, ये है बेसिकली आपका
असम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो वो कौन सा देश है भाई साहब? वो देश है आपका जो है अल्जीरिया। और ब्रिक्स के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने आपको कई सारे वीडियो में बताया भी है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट का संबंध किससे भाई साहब? तो पॉलीग्राफ टेस्ट का संबंध है झूठ जांचने के। और अभी आपको पता होगा जो कोलकाता रेप केस हुआ था उसमें सीबीआई ने दरअसल जो भी लोग हैं उनको पॉलीग्राफ उनका टेस्ट कराया था। इसके अलावा स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोर्स यानी कि एग्रीश्योर और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि कौन थे पहले? ये पहले थे आपके एमपीके के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का गठन जो है किया गया है। इसका कार्यकाल कब तक का होगा? तो इसका हो जाएगा 2027 से 2027 तक। ध्यान रखिएगा 2024 जो है ये आपका सितंबर से लेकर के दरअसल 27 तक रहेगा, नहीं 2027 तक रहेगा। और विधि आयोग अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप कल का वीडियो देखिएगा और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लैब मित्र पहल को कहां शुरू किया गया था? तो लैब मित्र पहल को वाराणसी में शुरू किया गया था। कल हमने आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताया था। हमने आपको बताया था कि जब आप लोग जो कोई टेस्ट कराने जाते हैं तो पैथोलॉजी लैब में जब आप जाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद दोबारा से आप रिपोर्ट लाने जाते हो तो एक आपका पूरा दिन निकल जाता है। तो प्रशासन ने, वाराणसी प्रशासन ने दरअसल जो ये प्रोग्राम था लैब मित्र, इसकी शुरुआत की थी, जहां पर आपको आपकी रिपोर्ट्स आपके फोन पर मिल जाती है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन भी पहले से ही हो जाता है। तो अपने आप में जो लगने वाला समय था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये अपने आप में क्या है, एक बहुत अच्छी योजना थी। और वाराणसी की इसी योजना के आधार पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दरअसल इसको अपनाने का जो है क्या किया गया, कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये योजना आपके लिए क्या है, जाननी महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, अब कल हमने आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया गया? ठीक है, महीने का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 था अगस्त, जुलाई, सितंबर या अक्टूबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सितंबर माह में दरअसल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है क्या है, मनाया गया। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना था। ठीक है, आप सभी लोगों ने उत्तर सही दिया था। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को क्या है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके से आप लोग प्लीज जो है कमेंट्स किया करिए, आप लोग उसका उत्तर दिया करिए और साथ ही साथ में वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। अगर एक स्टूडेंट 2 से 3 लोगों को भी शेयर करेगा तो अपने आप में जो है शेयरिंग ज्यादा हो जाएगी। आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आपका करंट अफेयर्स एक भी गलत ना होने पाए। ठीक है, आपकी सफलता में हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करते रहें। मुझे आपसे यही उम्मीद है। चलिए अब हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? आपका ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी में, बी रूस में, सी आपका भारत या फिर डी ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, फटाफट सोच के मुझे बताओ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी में अभी हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 जो है क्या है, आयोजन इसका हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट सेम वही कि जर्मनी में इसका क्या है, जर्मनी के हनोवर शहर में दरअसल इसका क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। और कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है भाई साहब? तो इसका आयोजन हो रहा है 29 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 के मध्य में। तो ये शहर मतलब ये देश और उसका शहर का नाम प्लस आप जो है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, ये दोनों बिंदु आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात जर्मनी की करते हैं तो जर्मनी की राजधानी भाई साहब क्या है, जर्मनी की जो राजधानी है वो क्या है, बर्लिन है। करेंसी यहाँ की यूरो है और प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीमेयर। और यहाँ पर मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे यह है जर्मनी और जर्मनी के ऊपर सर क्या उत्तर दिशा में डेनमार्क है, फिर ऊपर स्वीडन है, इधर बाल्टिक सागर है आपका, पोलैंड है एक साइड में इसके पूर्वोत्तर में, ऑस्ट्रेलिया है इसके दक्षिण पूर्व में, लास्ट में दक्षिण में इसके क्या स्विट्जरलैंड है, लास्ट में इधर क्या है फ्रांस है और इधर क्या है इसके जस्ट जो है क्या है पश्चिम साइड में नीदरलैंड है और ऊपर क्या है नॉर्दर्न सी है। तो आप चाहें तो मैप को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कंट्री चर्चा में रहती है उसके आसपास कौन कौन से देश या कौन कौन से सागर उपस्थित हैं ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो इधर आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर दिशा में इधर बाल्टिक सागर से लगा हुआ है और जर्मनी फिर इधर जो है दक्षिण और उत्तर में
सॉरी ये पश्चिम और उत्तर में किसा है, नॉर्दर्न सी से यानी कि नॉर्थ सी से लगा हुआ है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, पता होनी चाहिए भाई साहब, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी करंट अफेयर्स आप पढ़ें तो कोई भी देश या कोई भी राज्य अगर चर्चाओं में रहता है तो उस राज्य और उस देश के आसपास की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, ये आपको जानकारी एकत्रित तो होनी चाहिए, और क्या कुछ खास चीजें वहां की फेमस हैं, ये भी जानकारी दरअसल आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चर्चाओं में रहे जो भी शब्द रहते हैं उनके बारे में, देश जो है रहता चर्चाओं में, कोई प्रदेश रहता है चर्चाओं में, कोई भी व्यक्ति रहता है चर्चाओं में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए डिटेल्स में। ठीक है, क्योंकि आजकल जो आयोग है वो क्या होता है, बहुत ही डीप होकर के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। ध्यान रखना कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ को रेट को व्यक्त किया जाता है, अनुमान व्यक्त किया जाता है। जैसे आईएमएफ ने व्यक्त किया, आरबीआई खुद व्यक्त करता है कि भाई साहब कितनी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा दरअसल भारत की जीडीपी वर्ष 2024-25 के लिए क्या की गई है, अनुमानित की गई है। तो बताना है आपको कि वो कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है। 6% ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 6.5, सी ऑप्शन 7% या फिर डी ऑप्शन 8%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं हम लोग कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अपने आप में एक अच्छी ग्रोथ रेट है और उम्मीद है कि इससे ज्यादा आय होगी बढ़ के। ठीक है, जबकि जो आरबीआई ने ग्रोथ रेट जो व्यक्त किया था, अनुमान व्यक्त किया था, वो कितना था, तो आरबीआई द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2024-25 के लिए 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया, यानी कि आरबीआई ने जो है ज्यादा व्यक्त किया है। देखते हैं कि किसकी बात सही होती है अप्रॉक्स। ठीक है, और अगर बात हम लोग विश्व बैंक की करते हैं तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई साहब, वो हुई थी 1944 में। और इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कराए हैं। आई थिंक वो क्लास आपकी जो है कल परसों तक शायद रिलीज होगी, आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी वहां पर दी हुई है उस क्लास में। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग लेक्चर। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जो समूह है वो कौन कौन से रिपोर्ट्स जारी करता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं वो संगठन कुछ कुछ संगठनों के द्वारा अपनी कुछ कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती है, जिसके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, या कोई रिपोर्ट का नाम लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो आपको दोनों जानकारी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जो विश्व बैंक है वो इन 4 रिपोर्ट्स को जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आपको पता होगा, चर्चाओं में रहता है, और वर्तमान में इसकी रैंकिंग कितनी है ये आपको बताना है। ये आपका क्या है, टास्क है। ठीक है, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग बेसिकली कितनी है ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सर्च करेंगे। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि, ठीक है, ये भी आपको पता करना है। इसके अलावा विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और विश्व विकास संकेतक, ये सब चीजें क्या रिपोर्ट जो हैं ये विश्व बैंक द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न यहां से आता है। नेक्स्ट है, ब्रुनेई की सुल्तान हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर ए हाजी हसनल वोल्किया, या फिर हाजी मोहम्मद, या फिर सी मोहम्मद अरशद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजी हसनल वोल्किया ब्रुनेई के सुल्तान हैं। और आपको पता होगा कि वर्ष 2018 में दरअसल ब्रुनेई के सुल्तान गणतंत्र दिवस पर क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। कब? वर्ष 2018 में। तो हो सकता है आपका प्रश्न यही पूछ ले कि ब्रुनेई की सुल्तान गणतंत्र दिवस में किस वर्ष जो है मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई थी, तो आप कहेंगे 2018 में। ठीक है, बाकी आइए हम लोग पॉइंट देखते हैं इसके बारे में कुछ एक। तो ब्रुनेई की सुल्तान हाजी हसनल वोल्किया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो द्विपक्षीय यात्रा है उस द्विपक्षीय यात्रा के परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी जो है क्या है, पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो ब्रुनेई की यात्रा पर गए हुए हैं। और इसीलिए ब्रुनेई चर्चाओं में, इसलिए हमने प्रश्न बनाया कि ब्रुनेई के सुल्तान कौन हैं। ओके, उनकी यह यात्रा भारत ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्या हो रही है, आयोजित हो, यानी कि 40वीं वर्षगांठ पर दरअसल ब्रुनेई गए हैं पीएम मोदी। इसके अलावा
2018 में ब्रुनेई की सुल्तान गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थे, जो कि हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलो इसके अलावा ये दो फैक्ट भी आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें सॉरी, दोनों नेताओं की मौजूदगी में कौन कौन नेता हैं, कौन कौन नेता, मंत्री, विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, और ब्रुनेई के परिवहन और सूचना राज्य मंत्री पेंगिरन दातोसम्हारी ने उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए क्या, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये जो समझौता आप देख रहे हैं, इसका नाम याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे यही पूछ ले कि जो ये टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन का संचालन का जो सहयोग पर जो समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया गया है, ये भारत और किस अन्य देश के साथ में इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो देश कौन सा है, ब्रुनेई है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पूछ सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में बांदेसेरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा भी क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। तो ये दोनों नाम भी याद रखना है, कौन सा, बांदेसेरी बेगावन और चेन्नई, इन दोनों के मध्य में क्या होगा, हवाई सेवाएं यानी कि उड़ान जो है शुरू की जाएगी। तो ये भी आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दे दिया है? अपने आप में एक बड़ी न्यूज है और ये आपके लिए क्या है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या जम्मू कश्मीर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, यानी कि नई दिल्ली के जो उपराज्यपाल, जिसको हम लोग एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उनको दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अधिकार दे दिया है। अपने आप में एक बड़ी खबर है। अक्सर आप लोगों ने जो दिल्ली के एलजी और सीएम जो केजरीवाल हैं उनके बीच आप लोगों ने अक्सर वाद विवाद देखा होगा और कई बार चर्चाओं में दोनों लोग रहते थे। ठीक है, हालांकि केजरीवाल तो कहां पर है आप लोग को पता होगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है कॉन्ट्रडिक्शन आम आदमी पार्टी और एनडीए सरकार में रहता है और खासकर एलजी के बीच में रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्राधिकरण हो या कोई बोर्ड हो, आयोग हो या फिर कोई वैधानिक निकाय हो, उसका गठन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार कौन है, सक्सेना को अधिकार दे दिए। तो अपने आप में एक बड़ी जो है जिम्मेदारी, दरअसल बड़ी अपने आप में पावर दरअसल दिल्ली के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल को दी गई है। किसके द्वारा, माननीय राष्ट्रपति किसके, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इसको जो है अधिसूचित भी कर दिया गया है, यानी कि अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई है। और यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसरण में जो है क्या की गई है, जारी की गई है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? कौन सा स्थान है वो? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र है, बी उत्तर प्रदेश है, सी बिहार है या फिर डी झारखंड है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको लग रहा होगा कि शायद इसका उत्तर बिहार होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, बिहार इसका उत्तर नहीं होगा। आपको लग रहा होगा बिहार, लेकिन नहीं, ये इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो आइए हम इसकी व्याख्या फटाफट देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2024 को, डेट याद रखिएगा भाई साहब, इंपॉर्टेंट होता है, को महाराष्ट्र के कहां पर, लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो डेट और ये प्लेस याद रखिएगा और किसके द्वारा, ये भी याद रखना है, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो किसके द्वारा, कब, कहां पर और किस चीज का, इतने फैक्ट आपको यहां से रेडी करने। सिर्फ सिंगल से 2 लाइन, 1.5 लाइन लिखी है, लेकिन यहां से फैक्ट आपके कई सारे बन जाएंगे, याद रखिएगा। और अब टास्क के रूप में हमने आपको एक दिन क्या कहा था, हमने आपको टास्क एक दिन दिया था, ठीक है, कि आप लोग बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पर से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई छोटे छोटे अंतर हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। और एंशिएंट हिस्ट्री का यह पार्ट है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं भाई साहब, बहुत पूछे जाते हैं।
तो इसलिए आप लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, दोनों दो टॉपिक तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और इसके अलावा जो है आप बाद में फिर गुप्तोत्तर, मौर्य काल भी पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आजकल भगवान शंकर चर्चाओं में बहुत रहते हैं, तो इस बार आप लोग जरा क्या करिएगा, शैव धर्म को पढ़ लीजिएगा। क्या, किसको? शैव धर्म के, है ना। आजकल लोग दो ही भगवान के पीछे लोग पागल रहते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और एक भगवान शंकर, ठीक है। तो आप लोग शैव धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? इंदौर, अजमेर, लखनऊ या गोवा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर। अच्छा, भगवान की हमने अभी बात की थी, तो जिस भी ईश्वर को आप मानो, जिस भी अल्लाह को मानो, जिस भी गॉड को आप मानो, जिस भी किसी भी चीज को आप मानो, ध्यान रखना इस बात का हमेशा कि हमें सिर्फ मानने से कुछ हमें नहीं मिलेगा। मतलब आप सोचो कि उनको मान लोगे तो आप बहुत भक्त हो गए, नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूं, किसी एक व्यक्ति ने किसी एक महान संत से एक बात बोली। बात क्या बोली भाई साहब? बात बोली कि मुझे भक्त बनना है। क्या? मुझे भक्त बनना है। किसी एक व्यक्ति ने किसी एक संत से कहा कि हे संत, हे साधु महाराज, मुझे भक्त बनना है। उस महान संत ने एक बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ आपको करना है, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ना है या ऐसा कुछ करना है। उन्होंने, उस संत ने उस व्यक्ति को एक जवाब दिया। जवाब क्या दिया? जवाब दिया कि आप अपनी जानी हुई बुराई को छोड़ दो, भक्त बन जाओगे। क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा कि आप अपनी जानी हुई बुराई को छोड़ दो, भक्त बन जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको यह पता है कि ये मेरी चीज, अंदर की चीज गलत है, मैं गलत कर रहा हूं, आप मन में क्या करो? उसको प्रण लो कि जो ये मेरी बुराई है, मेरी कमी है, आज से मैं इसको छोड़ देता हूं। जब आप अपनी बुराई को छोड़ दोगे, जो कि आपको ज्ञात है, उसी दिन आप ईश्वर के, आप क्या हो जाओगे? भक्त हो जाओगे। कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मंदिर में हमेशा घंटी बजाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। आप अपनी कमियों को दूर करें, आप अपने विश्वास को मजबूत करें, आप एक मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहते हैं, यानी कि मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों से आप शुद्धता अपने मन में लाइए। यकीनन आप जो है ईश्वर के परम भक्त बन जाएंगे और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इसको जीवन में उतार के देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न क्या था कि हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया भाई साहब कहां पर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर में किया गया, याद रखिएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा। मैंने एक छोटी सी गहरी बात बोली है, मुझे उम्मीद है कि यह बात सब तक पहुंचनी चाहिए। प्लीज आज वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर इज द राइट आंसर। नाउ एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया। कारण क्या था भाई साहब? कारण था कि नेशनल वन हेल्थ मिशन जो है, यानी कि NOHM जिसको बोलते हैं, के तत्वाधान में महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए दरअसल ये विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल के रूप में दरअसल इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया भाई साहब? तो इसका आयोजन किया गया 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त, यानी कि 27 अगस्त टू 31 अगस्त 2024, यानी कि 2024 तक जो है क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। और स्थान कहां पर? राजस्थान के अजमेर में, इसका अजमेर जिले में, ठीक है, याद रहेगा। चलो इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये प्रश्न आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और नाम भी इसका थोड़ा गजब सा है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसमें क्या है कि यह एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास या वायरस युद्ध अभ्यास के नाम से भी क्या होता है, इसको जाना जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम, यानी कि NJORT की तत्परता एवं प्रतिक्रिया मूल्यांकन करना था। ओवरऑल आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझो तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी आपकी वायरल डिजीज होती हैं, जो महामारी होती है, जो पैंडेमिक डिजीज होती हैं,
जो जूनोटिक डिजीज होती हैं उन पर कंट्रोल कैसे किया जा सके, इनकी तैयारी के लिए दरअसल एक मॉक ड्रिल किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, जिसका नाम रखा गया था आपका भाई साहब विषाणु युद्ध अभ्यास। यानी हम वायरस से कैसे हम क्या करें, वायरस से कैसे हम उससे लड़ाई करें, किससे हम किस प्रकार से हम उसको उसके वायरस पर हम क्या करें, जीत हासिल कर सके। इसी के दरअसल इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और मैंने आपको एक टास्क दिया था, मैंने कहा था कि जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, अर्थात जो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया से होने वाली अर्थात जीवाणु से जो होने वाली बीमारियां होती हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। जो बीमारी होती है या वो बीमारी बेसिकली किस जीवाणु से होती है, किस बैक्टीरिया से होती है, किस वायरस से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो आपके साइंस में, बायो में जो डिजीज का चैप्टर है, बीमारियों का चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से रेडी करना है। वहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन हो गया, डिजीज हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्मोन्स हो गया, आपका ब्लड का चैप्टर हो गया। ये साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स होते हैं, इनको आपको क्या करना है, रेडी करना है। बैठे मत रहो गोलगप्पे जैसे, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, नहीं तो ऐसे फिर चलता रहेगा। जहां पर जो बकबक करता रहता है उसको नोट करते रहा करो, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मतलब डांटते रहते हैं सर जी हमेशा, मतलब ऐसे कैसे करते हो भाई साहब। ऐसा है ना कि बचपन में क्या होता था कि हमारे जो मास्टर थे ना, हमको बहुत मारते थे, घनघोर मारते थे, धूमधाम से ट्रक भर भर के मारते थे। तो एक दिन मैंने आपको बताया था ना कि मारते इतना थे, तो एक बार 1999 की बात है, शायद 3rd या 4th क्लास में रहा हूंगा मैं, मुझे याद है शायद 4th क्लास में था। उस समय की बात है कि ये चर्चा में आया कि दुनिया तो भैया पलट जाएगी 2000 में, अब सब कुछ नहीं बचेगा। मैं तो खुश हो गया था, मैंने कहा यार 2000 में दुनिया पलट जाएगी। मैंने कहा दुनिया पलटेगी तो मास्टर ही पलट जाएगा, जो मुझे मारता था, बहुत मारते थे, ठीक है। अब वो हालांकि दुनिया में नहीं है, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा यार गजब हो जाएगा भाई साहब, ये तो मतलब दुनिया रहेगी नहीं, भगवान ने, मैं तो छिप जाऊंगा कहीं पर जाके, अपना एक स्थान में देख रखा था, और मैंने कहा यहीं पे मैं छुप जाऊंगा, 2-4-6 जन लोग और बच जाएंगे, अपना गाड़ी मोटर भी रहेगा, अपना धूमधाम से मस्ती करेंगे, ना रहेगा मास्टर, ना रहेगा स्कूल, ठीक है, और चिल करेंगे अपना जिंदगी। लेकिन वो बचपना था, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे शिक्षक की महत्ता समझ में आती गई, और ये समझ में आया कि जो एक डंडा जो उनके हाथ पे पड़ता था, दरअसल वो दंड नहीं था, बल्कि वो अपने आप में अगर देखा तो कहीं ना कहीं वो एक संदेश था, वो एक अपने आप में क्या होता था, एक अच्छी बात होती। हालांकि अब स्कूलों में मारने की जो प्रथा है वो समाप्त कर दी गई है। एक रूप से इसको देखा जाए सही भी है, और एक तरफ से देखा जाए तो ये गलत भी है। कहीं ना कहीं वो जो डंडे की जो छाप पड़ती थी हाथों में, आज उसकी गूंज जो है सुनाई देती है, ठीक है। कई बार मार ज्यादा पड़ जाती थी, दर्द भी होता था, लेकिन उसका एहसास उन शिक्षकों ने जो हमें सिखाया था, उन टीचर्स ने जो हमें ज्ञान दिया था, मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि वो प्राथमिक विद्यालय की जो पाठशाला हमारी थी बहुत अच्छी थी। जमीन पर टाट पट्टी पर हम बैठते थे, लेकिन जो फीलिंग थी, जो बातें उन्होंने हमें बताई थी, कुछ टीचर्स को हम आचार्य जी बोलते थे, कुछ को हम पंडित जी बोलते थे, आज भी मुझे याद है, लेकिन उनकी बातें, उनकी सीख हमें आज भी याद है। कल शिक्षक दिवस था, और शिक्षक दिवस में शिक्षक जो बताता है आपको, उसकी बातों को गहराई से आप आत्मसात करने का प्रयास किया करें। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सारी क्लासेस करते हैं, लेकिन इसके साथ में चीजों को आत्मसात करें। आप यकीनन आप न सिर्फ जल्दी से जल्दी सफल होंगे, बल्कि सफलता के साथ आप जो है महानता की ओर भी अग्रसर रहेंगे, ठीक है। तो 2 बातें हमने बता दी, इसलिए शिक्षकों की बात को दरअसल क्या करिएगा, मानिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नए डिजिटल नीति का प्रावधान किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये आपके लिए भाई साहब बहुत जरूरी है। अक्सर मैं मना करता हूं कि आप लोग जो इंस्टाग्राम फेसबुक मत चलाओ, ठीक है, लेकिन ये वाला मजेदार चीज है आपके लिए। क्या है कि जो है किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल नीति का प्रावधान किया गया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा है भाई साहब, इन्होंने कहा है कि आप खूब इंस्टाग्राम चलाओ। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो प्रभावक हैं सोशल मीडिया के, जिनके बहुत सारे क्या हैं, लाखों और मिलियंस में जिनके क्या हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग चाहें तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजना और नीतियां होती हैं, वो उनका एडवर्टाइजमेंट करें अपने चैनल्स पर, अपने प्रचार, अपने यहां पर। और अगर वो ऐसा करते हैं, उनके रीच के आधार पर दरअसल वो प्रति माह 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
ये जो है दरअसल यूपी गवर्नमेंट की योजना है, एक नई नीति दरअसल लेके आई है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है। आप लोग पढ़ाई छोड़ के इस पर मत लग जाना प्लीज, ठीक है। जिनके हैं फॉलोअर्स बहुत ज्यादा उनके लिए बेसिकली, आपके लिए नहीं। आप तो पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई के बाद जब पीसीएस आईएएस बन जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे, फिर आपका जो मन करेगा करना, ठीक है, अभी मत करना। लेकिन तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नए डिजिटल नीति का प्रावधान किया गया है। सोशल मीडिया प्रभावक यानी कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर मतलब कि जो चीजों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग को चेंज करते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं ऐसा। आप लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपनी चीजों को परिवर्तित कर लेते हो। सोशल मीडिया अपने आप में क्या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। उसने कहा कि ये इस प्रोडक्ट को, इस क्रीम को लगा के गोरे हो जाओगे, आप काले हो तो क्या लगो कल ही ले आओगे, खरीद लाओगे गोरे होने के लिए, पता चलेगा गोरे बनने के चक्कर में और काले हो गए। भाई साहब मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ, जो योजनाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलता है। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं एक कभी ना कभी सकारात्मक चीजों को भी क्या करते हैं, समाज में फैलाते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या एक अच्छी बात है, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्रभावक सरकारी नीतियों एवं योजनाओं को बढ़ावा देकर प्रतिमाह 8 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। और जो ये चीजें होंगी वो क्या होगा, वो बी फॉर्म नामक डिजिटल एजेंसी जो है इन विज्ञापनों का प्रबंध करेगी। यानी कि जो भी विज्ञापन होंगे, माना कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और उस ए नाम के व्यक्ति के कितने हैं, माना कि 50 लाख क्या इसके फॉलोअर्स हैं, तो इस ए नाम के व्यक्ति को ये बी फॉर्म जो नामक जो डिजिटल एजेंसी है वो इनको एडवर्टाइजमेंट देगी और पूरे जो है चीजें समझाएगी किस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। तो लीडिंग रोल में दरअसल बी फॉर्म नामक जो डिजिटल कंपनी है, एजेंसी है, वो रहेगी और आपको फिर जो है उसी के आधार पर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? तो ऑप्शन नंबर ए जापान, रूस, फ्रांस या अमेरिका। तो बेसिकली ये जो अभ्यास वरुण है वो भारत और फ्रांस के मध्य में जो है आयोजित हुआ है, उनका नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये आयोजित कब हुआ? ये हुआ आपका भाई साहब 2 से लेकर के 4 सितंबर 2024 के मध्य में। आयोजन स्थल क्या था इसका? आयोजन स्थल था इसका भूमध्य सागर, और वर्ष 1993 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। और दूसरी फैक्ट इसमें क्या है कि वर्ष 2001 में इसका नाम क्या कर रख दिया गया, वरुण रख दिया गया इसका नाम, ठीक है, याद रखिएगा। तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो वरुण है, किन 2 देशों का अभ्यास है? भारत और फ्रांस का, ठीक है। चलो, अब आज का अभ्यास प्रश्न है, लेकिन उसके पहले 2 फैक्ट यहां पर और देख लेते हैं। तो यह अभ्यास बेसिकली मजबूत भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों का क्या प्रतीक बन गया है। यह अभ्यास समुद्र में अच्छी व्यवस्था के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच क्या है, परिचालन स्तर की संचार की सुविधा प्रदान करता है, जो वैश्विक समुद्री कॉमन्स की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर क्या करता है, जोर देता है। क्योंकि यह नौसैनिक जो है अभ्यास है, इसलिए समुद्री सुरक्षा क्या है इसके लिए केंद्र बिंदु में है। और आप लोग को पता होगा कि समुद्री सुरक्षा को लेकर के भारत जो है वर्तमान में क्या है, बहुत ही बड़े बड़े कदम उठा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो, अब आज आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के प्रथम सप्ताह में किस देश की यात्रा पर थे? ठीक है, सितंबर के प्रथम सप्ताह में नेपाल की यात्रा पर थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई या फिर भूटान? बहुत आसान उसका उत्तर है। आप लोगों से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जो है क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि हाल ही में जो पीएम मोदी हैं वो सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में किस देश की यात्रा पर थे? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधि आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। और कल भी हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय विधि आयोग है ये न सिर्फ आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है बल्कि मेंस के लिए भी ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने आपको प्रश्न बना के दे दिया कि आप लोग क्या करिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। और कल हमने आपको मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग के बारे में डिटेल्स में बताया था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं सॉल्व करें, इस पर भी एक वीडियो बना दिया गया है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन।
कल मिलेंगे हम लोग एक नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मेरी इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट क्लास जो आती है क्रैश कोर्स यूपी में, आप उसको करते रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।